चलिए अभी हम इसके पहले हम लोगों ने देखिए इतनी चीजें पढ़ा था। सशर्त कथन, सशर्त कथन के दो पार्ट मैंने बताए थे, पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध। फिर यही जो सशर्त कथन होता है उसमें पूर्वार्ध को उत्तरार्ध की जगह लिख देता है, उत्तरार्ध को पूर्वार्ध की जगह, तो उसको बोला जाता है विलोम कथन। तो इतनी चीजें आपने पढ़ा था। अब आज हम लोग कुछ और नई चीजें ज्योमेट्री में पढ़ेंगे और वो है अभिग्रहित। अभिग्रहित क्या होता है वो आपको यहां पर देखना है। तो इसमें जरा देखिए, स्वयं सिद्ध तथा सर्वमान्य कथनों को अभिग्रहित कहते हैं, अर्थात ऐसे कथन जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें अभिग्रहित कहते हैं। जैसे एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं जाती हैं, दो भिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा जाती है। तो जरा देखिए मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूं। यहाँ पे एक शब्द है स्वयं सिद्ध तथा सर्वमान्य कथनों को अभिग्रहित कहते हैं। ये पहली लाइन समझिए। स्वयं सिद्ध का मतलब होता है कुछ कथन ऐसे होते हैं जिन्हें हमें सिद्ध करने की आवश्यकता, उनको प्रूफ करने की, उन्हें जो है किसी के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें सिद्ध करने की सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वयं से सिद्ध होते हैं और सर्वमान्य होते हैं, मतलब उसको सभी लोग मानते हैं। ऐसे कथन को हम कहते हैं अभिग्रहित। मतलब कुछ कथन ऐसे होते हैं गणित में जिनको हम सिद्ध नहीं कर सकते पर वो सत्य होते हैं। अब सोचिए, सिद्ध नहीं कर सकते पर सत्य होते हैं, ऐसे कथनों को ही हम बोलते हैं अभिग्रहित। ऐसे कथन जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें अभिग्रहित कहते हैं। सिद्ध करने की आवश्यकता भी नहीं है पर वो सत्य हैं, ऐसे कथनों को हम बोलते हैं अभिग्रहित। जैसे अब देखिए कुछ अभिग्रहित, जैसे यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल मैंने लिखा है। एक लिखा है एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं जाती है, दूसरा लिखा है दो भिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा जाती है। अब देखिए, अगर मान लीजिए, अब मैं यहाँ पे आपको ये समझा के दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बोले एक बिंदु है, ये देखिए ये बिंदु है, इस बिंदु को अगर मैं नाम दे दूं O और आपसे पूछा जाए कि इस बिंदु से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, तो देखिए इस बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब ऐसे मैं खींचता जाऊंगा तो आपको समझ में आ गया ना कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। एक बिंदु से होकर हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? असंख्य। मतलब खींचते जाओगे कभी खत्म नहीं होगा। अलग बात है कि एक बार इतने खींचते खींचते मिक्स हो जाएगा, लेकिन हम बता नहीं सकते कि कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। और जब हम बता नहीं सकते कि कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, उसी को जिसकी संख्या को गिना ना जा सके उसी को बोलते हैं असंख्य रेखाएं। एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? असंख्य। इस चीज को हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये स्वयं सिद्ध है कि अगर एक बिंदु हो उससे हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर ऐसी दो बिंदु हो और आपसे बोला जाए कि इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा खींचना, ऐसी रेखा खींचिए जो A और B दोनों से जाए, तो आप केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। अगर आप चाहें कि इस रेखा को छोड़ के और कोई दूसरी रेखा खींचे जो A और B से जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं है। ये देखिए, अगर आप ऐसे कोई रेखा खींचेंगे, देखिए A से जाएगा तो B से नहीं जाएगा, इधर से खींचा तो B से जाएगा तो A से नहीं जाएगा। देखिए ऐसे खींचिए, B से जाएगा, A से नहीं जाएगा। अगर A और B से होके जाने वाली रेखा आप खींचोगे तो केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं, न एक से ज्यादा न एक से कम।
तो एक बिंदु से, अब देखिए एक बिंदु से तो असंख्य रेखा खींच सकते हैं, लेकिन दो बिंदुओं से जाने वाली केवल एक रेखा खींच सकते हैं। ये क्या है? ये अभिग्रहित है। ऐसे आपकी बुक में कुछ और अभिग्रहित दिए हैं, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए यूक्लिड, ये यूक्लिड है भारत, ये जो है यूक्लिड भूमिति के जनक माने जाते हैं। ये ग्रीक के गणितज्ञ थे। कहाँ के थे? देखिए, हमने कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज इन आकृतियों के गुणधर्मों का अध्ययन किया है। यह गुणधर्म हमने प्रात्यक्षिक पद्धति से सीखे हैं। इस कक्षा में हम भूमिति विषय को अलग दृष्टिकोण से देखने वाले हैं। इसका श्रेय ईसा पूर्व 3री शताब्दी में हुए ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड को जाता है। ये देखिए, भूमिति का जनक इन्हीं को माना जाता है, यूक्लिड। तो उस कालखंड में भूमिति संबंधी जो जानकारी उपलब्ध थी उसका उन्होंने सुसंगत संकलन किया हुआ और उसमें सुसूत्रता लाई। उन्होंने प्रमुखता से ऐसा दर्शाया कि कुछ स्वयं सिद्ध तथा सर्वमान्य कथनों को अभिग्रहित के रूप में स्वीकार कर लिया जाए तो उसके आधार पर तर्क शुद्ध रचना द्वारा नवीन गुणधर्म सिद्ध किए जा सकते। इन्होंने क्या बोला कि कुछ ऐसे तथ्य हैं, कुछ ऐसे कथन हैं जिनको अगर वो सत्य हैं और उसको हम उन्हीं कथनों के द्वारा हम दूसरे नए कथन बना सकते हैं और उनको सिद्ध कर सकते हैं। तो यूक्लिड द्वारा बताए गए अभिग्रहितों में से कुछ, अब उन्होंने बहुत सारे अभिग्रहित बताए हैं, उसमें से देखिए यहाँ पे 4-5 दिया है। जैसे एक बिंदु से असंख्य रेखाएं जाती हैं, दो भिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा जाती है। तो ये दो तो मैंने आपको बता दिया। ये देखिए तीसरा, किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर दी गई त्रिज्या का वृत्त बनाया जा सकता है। मतलब अगर आपको कोई बिंदु बोल दें और आपको त्रिज्या दे दिया जाए तो आप वृत्त बना सकते हैं। यहाँ से केंद्र मान के आप वृत्त बना सकते हैं। उसके बाद कि सभी समकोण परस्पर सर्वांगसम होते हैं। जितने भी समकोण त्रिभुज रहते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं? सभी समकोण, मतलब समकोण त्रिभुज नहीं, वो समकोण सर्वांगसम होते हैं। मतलब ये देखिए समकोण है, ये समकोण है, ये समकोण है, तो सब तो 90-90 है ना, तो सब तो सर्वांगसम रहेंगे। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सब सर्वांगसम। दो रेखा तथा उनकी तिर्यक रेखा खींचने पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोणों का योग दो समकोण से कम हो तो ये रेखाएं उस दिशा में आगे बढ़ाने पर परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए ऐसी दो रेखाएं हो और तिर्यक रेखा हो और ये जो कोण है ना, अंदर की तरफ दो कोण बनते, इनको बोला जाता है अंतःकोण। ये बोले कि अगर ये दोनों का कोणों का योगफल 180 अंश ना हो तो ये रेखाएं अगर आप आगे बढ़ाओगे तो एक जगह जाके मिल जाएंगी। और अगर ये दोनों रेखाएं, ये दोनों कोणों का योगफल 180 अंश हो, जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं ये 80 अंश है, ये 100 अंश है, तो दोनों जोड़ के कितना हो गया? ये 80 ये 100, तो जोड़ के कितना हो गया? 180। तो इसका मतलब ये दोनों रेखा कभी भी आगे आप बढ़ा जाओ, चाहे इधर बढ़ाओ चाहे इधर बढ़ाओ, कभी मिलेंगी नहीं, बल्कि हमेशा समांतर रहेंगी। तो ऐसे बहुत सारे अभिग्रहित यहाँ पे यूक्लिड ने बताए। तो ये इन अभिग्रहितों की सहायता से हम प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। प्रमेय क्या होता है वो देखना। तो अभिग्रहित समझ में आ गया। अभिग्रहित क्या होता है कि ऐसी स्वयं सिद्ध और सर्वमान्य कथन जो अपने आप से सिद्ध है, उनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अभिग्रहित कहते हैं। और ऐसे कथन जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता है, जिन्हें हम सिद्ध कर सकते हैं, उन्हें प्रमेय कहते हैं। तो दोनों में फर्क देखिए। जिन्हें हम अभिग्रहित किसको कहते हैं? जिनको हम सिद्ध नहीं कर सकते परंतु वो सत्य होते हैं, ऐसे कथन को अभिग्रहित कहते हैं। और ऐसे कथन जिनको हम सिद्ध कर सकते हैं उन्हें हम प्रमेय कहते हैं। ये नई चीज आपको यहां से 9वीं से मिलना चालू हो जाएगी, प्रमेय। देखिए क्या है, अभिग्रहितों के आधार पर तर्क शुद्ध रचना द्वारा नवीन मतलब होता नया,
गुणधर्म सिद्ध किए जा सकते हैं जिन्हें प्रमेय कहते हैं। तो देखो यहाँ कैसा था, यहाँ था स्वयं सिद्ध, मतलब अपने आप से सिद्धता, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है अपग्रहित में, और यहाँ सिद्ध किए जा सकते हैं। प्रमेय में हम उनको क्या कर सकते हैं, उनको सिद्ध कर सकते हैं। तो ऐसे कथन जिन्हें हम सिद्ध कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रमेय। तो जब हम प्रमेय को सिद्ध करेंगे तो उस प्रमेय को कैसे सिद्ध करेंगे, उसके लिए यहाँ पे है प्रमेय के भाग। तो प्रमेय के निम्नलिखित भाग हैं। अब देखिए प्रमेय के कितने भाग हैं वो देखना। तो प्रमेय कुल 5 भाग से मिलके बना होता है। अभी ये जब अगला वीडियो आएगा तो उसमें मैं आपको प्रमेय कराऊंगा और आप देखोगे कि वो प्रमेय इन 5 भागों से मिलके बना होता है। अब वो 5 भाग क्या हैं उसको ध्यान से समझो, तब जब मैं प्रमेय आएगा तो उसमें आपको ये एक एक भाग में समझाऊंगा। चलिए, पहला प्रमेय के भाग, प्रमेय के निम्नलिखित भाग हैं। उसमें पहला भाग क्या है, दत्त, दूसरा क्या है साध्य, तीसरा क्या है आकृति, चौथा क्या है रचना और 5वां क्या है उपपत्ति। ये 5 भाग हैं। चलिए एक एक को समझते हैं। पहला क्या है, दत्त। दिए गए कथन में जो दिया हो अर्थात कथन के पूर्वार्ध को दत्त कहते हैं। जैसे आप कोई प्रश्न हल करने जाते हो तो प्रश्न में कुछ ना कुछ दिया रहता है ना, तो प्रश्न में जो दिया रहता है ना उसी को दत्त कहते हैं। उसी को आप दिया है बोल सकते हैं, या प्रमेय करते समय उसको हम दिया है ना लिख के क्या लिखते हैं, दत्त। तो दत्त मतलब दिया हुआ है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है उसको बोलते हैं दत्त। अब यहाँ क्या लिखा है, कथन के पूर्वार्ध को। जैसे कथन होता है तो कथन 2 भागों से मिलकर बना होता है, आपको बताया था। एक पूर्वार्ध होता है, एक उत्तरार्ध। तो जैसे ये देखिए, यह त्रिभुज की तीनों भुजाएं सर्वांगसम हो, ये पूर्वार्ध है। तो त्रिभुज के तीनों कोण भी सर्वांगसम होते हैं, ये उत्तरार्ध है। जो पहले वाला सेंटेंस है उसको पूर्वार्ध बोलते हैं, जो बाद वाला है उसको उत्तरार्ध बोलते हैं। तो जो पहले वाला सेंटेंस है ना, त्रिभुज की तीनों भुजाएं सर्वांगसम हो, ये जो पूर्वार्ध है इसी को दत्त बोला जाता है, ये दिया हुआ है। तो अगला क्या है, अगला है साध्य। दिए गए कथन में जो सिद्ध करना हो अर्थात कथन के उत्तरार्ध को साध्य करते हैं। अब प्रश्न में जो सिद्ध करना है, जो निकालना है, जैसे प्रश्न रहता है उसमें कुछ आपसे पूछा जाता है, जो सिद्ध करने के लिए, जो निकालने के लिए आपको पूछा जाता है उसी को क्या बोलते हैं, साध्य। तो प्रश्न में जो दिया रहता है उसको दत्त बोलते हैं, प्रश्न में जो निकालना रहता है उसको साध्य बोलते हैं। तो उत्तरार्ध को साध्य बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं सर्वांगसम हो, ये पूर्वार्ध है तो इसको दत्त बोलेंगे। और ये बाद में दिया उत्तरार्ध, त्रिभुज के तीनों कोण भी सर्वांगसम होते हैं, ये हमारा उत्तरार्ध है, इसको बोलेंगे साध्य। तो जो यदि और तो के बीच में रहता है ना उसको दत्त बोलते हैं या पूर्वार्ध बोलते हैं, और जो तो के बाद रहता है उसको उत्तरार्ध या साध्य बोलते हैं। तो दत्त और साध्य आपको समझ गया होगा। दत्त मतलब प्रश्न, उसमें क्या कथन में क्या दिया हुआ है, और साध्य मतलब कथन में क्या सिद्ध करना है, क्या निकालना है। अब भूमिति में क्या होता है ना कि आपको कभी भी प्रमेय करना है तो प्रमेय करने के लिए आकृति 100% आपको बनाना ही पड़ेगा। तो जो आकृति हम बनाते हैं ना उस प्रश्न को हल करने के लिए, मतलब दत्त और साध्य की सहायता से जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो उसी हिसाब से हम आकृति बनाते हैं। तो देखिए, दत्त और साध्य के आधार पर हम आकृति बनाते हैं। तो तीसरा पार्ट क्या हो गया, आकृति। तो पहला पार्ट हो गया दत्त, दूसरा हो गया साध्य, तीसरा हो गया आकृति। कि मतलब ये जो दत्त और साध्य पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दिया रहता है उसी को पढ़ के उसी के हिसाब से हमें खुद से आकृति बनानी होती है। ये तीसरा पार्ट हो गया। चौथा है रचना। साध्य को प्राप्त करने के लिए आकृति में जो परिवर्तन किया जाता है उसे रचना कहते हैं। क्या होता है, ये जो सिद्ध करना रहता है ना, जो निकालना रहता है ना, उसको प्राप्त करने के लिए कभी कभी हमें आकृति में अपने आप से कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ परिवर्तन करने पड़ते हैं, उसी को हम बोलते हैं रचना। मतलब
पहले तो हम इसके आधार पे, कथन के आधार पे तो आकृति बना लेंगे, लेकिन क्या होता है उसको सिद्ध करने के लिए कुछ आकृति में कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। तो जो चेंज आकृति में करना पड़ता है उसको बोला जाता है रचना। तो रचना मतलब क्या हुआ, आकृति जो आपने बनाया है उस आकृति में कुछ परिवर्तन करना है, कुछ चेंज करना है, तो वो जो आप बताते हो उसको बोला जाता है रचना। ये सारे प्रमेय में नहीं आता रचना, ध्यान रखना। ये दत्त आएगा, साध्य आएगा, आकृति आएगी, पर रचना हर प्रमेय में नहीं आता। जिस प्रमेय में आकृति में परिवर्तन की आवश्यकता होती है उसमें रचना आता है, और जिसमें आकृति में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है वहां ए वाला भाग, रचना वाला भाग नहीं आता है। अब लास्ट क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, उपपत्ति। दत्त और रचना की सहायता से साध्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया को उपपत्ति कहते हैं। आप क्या करेंगे, दत्त और रचना की सहायता से, ये देखिए आपने ये दत्त दिया हुआ है जो, और जो आपने आकृति में परिवर्तन किया, रचना किया, इन सब के आधार पर इस साध्य को हम प्राप्त करते हैं। साध्य को प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ कि जो हमें निकालना रहता है, जो प्राप्त करना रहता है, जो सिद्ध करना रहता है, उसको हम सिद्ध करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, उसको निकालते हैं। तो पूरा निकालने की प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं उपपत्ति। उपपत्ति कहते हैं। उपपत्ति दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रत्यक्ष, दूसरी होती है अप्रत्यक्ष। एक होती है प्रत्यक्ष उपपत्ति जो सीधे सीधे निकाली जाती है, और एक अप्रत्यक्ष उपपत्ति होती है जो कि उल्टा निकाली जाती है। ये दो तरीके की उपपत्ति आपको रहती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि उपपत्ति मतलब क्या हुआ, ये मेन समझिए। उपपत्ति मतलब जैसे मान लो कि प्रश्न आप हल करते हो, तो उसको जो हल करने की पूरी प्रक्रिया होती है, उस पूरी प्रक्रिया को हम उपपत्ति बोलते हैं। तो फिर से शॉर्ट में, प्रश्न में जो कथन में जो दिया है उसको दत्त कहते हैं, कथन में जो सिद्ध करना है उसको साध्य कहते हैं, कथन के हिसाब से जो आकृति बनाते हैं, आकृति में कुछ परिवर्तन करना रहता है तो रचना करते हैं, और फिर सिद्ध करने की पूरी प्रक्रिया जो रहती है वो उपपत्ति के अंतर्गत आती है। उपपत्ति दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष। वो आप देखेंगे जब प्रमेय आएगा तो उस प्रमेय के हिसाब से आपको पता चलेगा।